हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चंस है वो सब कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चंस दिखाते जाऊंगी एंड यू नीड टू सॉल्व दैट। उसके बाद हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये, दैट व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और इसका 4 ऑप्शंस है। ट्राई कीजिए बेस्ट आंसर चूज करने का। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंश्योर दैट दिस कॉस्ट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक मैनेजर। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? ये ऐसा अकाउंटिंग होता है जहाँ कोई स्पेशलाइजेशन जो वहाँ पर ही ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे वहाँ का परफॉर्मेंस के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस, डिपार्टमेंट्स और मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर जो भी एक्टिविटीज़ वो अंडरटेक करेंगे उसके लिए। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, कॉस्ट किस तरीक़े से कंट्रोल करना है, एफिशिएंसी कैसे लाना है काम में, एंड फिक्सिंग दी अकाउंटेबिलिटी। जो भी मैनेजर काम करेगा वहाँ वो अकाउंटेबल होगा वहाँ का परफॉर्मेंस के लिए, राइट? इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन टू द वर्कर्स इंक्लूड। क्या कॉम्बिनेशन सही होगा? सो ये वाला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। देखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन टू द वर्कर्स इंक्लूड, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इससे पहले वाला फर्स्ट था। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, राइट? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन टू द वर्कर्स इंक्लूड कौन कौन क्या क्या होगा कि पेमेंट होना चाहिए, फेयर वेजेस देना चाहिए लेबर को। अगर लेबर काम कर रहा है 8 घंटा के लिए तो जाहिर सी बात है उसको पेमेंट सही मिलना चाहिए, तभी वो वहाँ काम करेगा। फिर ऑप्शन नंबर 2 क्या है? अरेंजमेंट। सो 1 जहाँ जहाँ है वो वाला ठीक है, पहले बी को देखिए स्ट्राइक आउट कर रहे हैं। फिर अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द वर्कर्स, ये भी सही है। 1 और 2 ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए में। सो इसी से पता चल जा रहा है कि ये सही है। अच्छा, यहाँ भी दिया हुआ है एक थर्ड वाला क्या है? द इंस्टॉलेशन ऑफ एन एफिशिएंट ग्रीवियंस हैंडलिंग सिस्टम। जो भी एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई इशू होगा, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए वहाँ एक कमिटी होगा, राइट? सो देयर इज़ एन इंस्टॉलेशन ऑफ एन एफिशिएंट ग्रीवियंस हैंडलिंग सिस्टम। तो ये होना ही चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ होना चाहिए। वेलफेयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, वेलफेयर जैसा कोई चीज़ नहीं है कि फैमिली मेम्बर्स का वेलफेयर के लिए कुछ ऐसा हो। सो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। द प्रोविजन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशंस, ये भी आता है हमारा लॉ ऑफ लेबर लॉज में भी ये आता है कि वर्किंग कंडीशंस सही प्रोवाइड करना चाहिए। जहाँ भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ किसी टाइप का डर नहीं रहना चाहिए। जहाँ एम्प्लॉयज़ काम करें, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमेशा ध्यान में रखते हुए काम का जो भी दायरा है वहाँ फिक्स होना चाहिए एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए, राइट? सो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन, यू कैन चेक दिस एट योर एंड। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है इस स्लाइड में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेक्स द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, डेलीगेशन का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना। एक जो हेड है वो डेलीगेट करता है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। तो इससे क्या होता है? अगर डेलीगेशन हो रहा है अथॉरिटी का तो ये साइज पर कैसे इम्पैक्ट डालेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लार्जर हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉलर नहीं, लार्जर हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड एक होता है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होता है कि जो सेंटर में है सिर्फ वही काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा कि टॉप है, मिडिल, फिर वो मिडिल के पास जाएंगे, फिर मिडिल से सब ब्रांचेस क्रिएट होगा, तो ऐसे बढ़ते चले जाता है। वही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी सेम ही चीज़ है कि हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों को सौंप रहे हैं कि आप मेरा थोड़ा सा भार ले लीजिए एंड मेरा थोड़ा सा काम कर लीजिए। दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो ये इससे क्या होता है? साइज ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ते चले जाता है, लार्जर होते चले जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर। ये हमने देख लिया, ये वाला
मेन क्वेश्चन नंबर 4 है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर ब्यूरोक्रेसी। सो वेबर ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स उनका ब्यूरोक्रेसी में मैंशनड है। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम लोग डायरेक्ट जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वेबर वो क्या कहते थे कि एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि पूरा रूल्स, रेगुलेशंस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इस पर बेस्ड होगा। ठीक है, सो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्पेशलाइजेशन। वर्क ऐसे डिवाइड होना चाहिए कि जो बंदा जिस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है वो उसको वही काम सौंपा जाए। जैसे कि टीचर्स लोग कॉलेजेस में पढ़ाती है जो उनका स्पेशलाइजेशन होगा, कोई फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होगा, किनका मार्केटिंग में होगा, किसी का ह्यूमन रिसोर्स में होगा। सो अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन दे आर असाइन्ड देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू टीच। फिर नेक्स्ट होता है हमारा हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक क्लियर चेन ऑफ कमांड क्रिएट होना फ्रॉम द टॉप लेवल टू द मिडिल एंड टूवर्ड्स द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो जैसे स्कूल में प्रिंसिपल हो गए हेड, उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आता है, फिर टीचर्स, फिर स्टाफ, फिर स्टूडेंट्स आते हैं। सो सबको पता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है। दैट इज़ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। फिर क्या आता है? सिस्टम ऑफ रूल्स। सिस्टम ऑफ रूल्स मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होना एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड work according to the rules and regulations, the procedures, the whatever discipline is being created in that organization. जैसे कि ऑफिस में टाइमिंग्स होता है, लॉग इन का, लॉग आउट का, लीव का अलग अलग रूल्स होता है, प्रमोशन का रूल्स होता है। सो ये सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है वेबर ब्यूरोक्रेसी में, राइट। अब आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मैचिंग। मैचिंग का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। ये फंक्शनल फोरमैनशिप का है एंड दिस वाज गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। उन्होंने ये वाला जो 8 फंक्शनल फोरमैनशिप है वो दिया था। सो ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, टू चेक द क्वालिटी, क्वालिटी कैसा है, काम का क्वालिटी कौन चेक करेगा? जो भी इंस्पेक्टर होगा वही ना चेक करेगा। इसी से बन गया हमारा क्वेश्चन। फिर क्या है? टू सी दैट मार्क इज़ कम्प्लीटेड, मतलब जो भी काम है वो अपना कंप्लीट टाइम में हो जाना चाहिए। दैट इज़ गोइंग टू बी चेक बाय द स्पीड लॉस। फिर क्या है? टू चेक द एब्सेंट, कितने लोग एब्सेंट हो रहे हैं, तो ये डिसिप्लिन का बात हो गया है ना, शॉप डिसिप्लिन। एंड इशू इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द मेथड ऑफ द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन एंड चेक, राइट। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं। स्पीड लॉस क्या है? स्पीड लॉस रेफर्स टू अ रिडक्शन इन द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क। स्पीड लॉस क्या चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ वर्कर्स लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कौन सा मशीन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर मेथड एम्प्लॉय हो रहा है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं कोई एब्सेंट तो नहीं है। ये सब चीज़ वो स्पीड लॉस में चेक होगा। स्पीड लॉस रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीजेस प्रोडक्शन टाइम एंड कॉस्ट। फिर इंस्पेक्टर क्या चेक करेंगे? क्वालिटी ऑफ वर्क हो रहा है कि नहीं, इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट्स मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है उस हिसाब से क्वालिटी प्रोडक्ट इज बीइंग क्रिएटेड और नॉट। फिर आता है इंस्ट्रक्शन एंड चेक। सो इसके हिसाब से क्या है कि प्रॉपर गाइडेंस देना, वर्कर्स को प्रॉपर गाइडेंस देना कि जो भी मेथड वो लोग एम्प्लॉय करें, जो भी काम वो कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, वो फ्रॉम टाइम टू टाइम द ऑर्गेनाइजेशन लीड्स हैव टू चेक। This helps the workers to perform their task in an efficient manner. And then shop discipline. इसका मतलब क्या है? ऑर्डर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, रूल्स रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, अच्छा बिहेवियर फॉलो होना चाहिए, राइट। इट इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज़ फॉलो द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। कोई मॉरल ट्रिप्यूट्यूड वाला कुछ केस ना हो, मॉरली सब चीज़ होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये शॉप डिसिप्लिन का काम होता है, राइट। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी डन बाय। सो ये हमारा 6th क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस
इवैल्यूएशन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है उसमें परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज़ होता है। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सभी चीज़ों का यूज़ होता है। देखिए, परफॉर्मेंस इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी इवैल्यूएटेड थ्रू वेरियस मेथड। तो क्या क्या मेथड है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें मेजर होता है कि हाउ मच प्रॉफिट इज बीइंग अर्न कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट। जितना इन्वेस्टमेंट हम लोग डाल रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें से हमें कितना प्रॉफिट्स मिल रहा है, उसमें से कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल भी इसका दिया हुआ है कि सपोज कीजिए 10 लाख हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और प्रॉफिट हमें 2 लाख का हो रहा है, तो रिटर्न कितना हो गया? 20% हो गया। फिर आता है रिटर्न ऑन सेल्स। सो रिटर्न ऑन सेल्स, हम जितना नेट सेल्स कर रहे हैं, जितना हम बेच रहे हैं सामान, उसमें से हमें प्रॉफिट कितना गेन हो रहा है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो हायर अगर रिटर्न ऑन सेल्स हो रहा है तो इससे पता चल रहा है कि कन्वर्जन रेट हमारा बहुत बढ़िया है, राइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। सो इट मेजर्स दी रियल हमारा कितना इकोनॉमिक प्रॉफिट है जब हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। सो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को माइनस करना होगा, एंड ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। सो जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करें, जितना भी कॉस्ट हमें लग रहा है, उसको माइनस करना है फ्रॉम दी प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तब पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन सच में वैल्यू क्रिएट करा। इसका मतलब क्या? प्रॉफिट्स हमारा है ही है, कॉस्ट हमारा लो है, ठीक है। सो इसलिए यही सब तरीका है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में प्रॉफिट को इवैल्यूएट करने का, इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू द कस्टमर्स आर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ये जनरल क्वेश्चन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एक बिजनेस का टूवर्ड्स दी कस्टमर्स? अगर कोई कस्टमर जा रहा है बिजनेस के पास, तो बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? तो राइट आंसर है, सबसे पहले तो देखिए फैमिली वेलफेयर में हमने पहले ही डिस्कस किया था, वेलफेयर का जिम्मेदारी बिजनेस नहीं लेगा, तो वन जहाँ जहाँ वो तो सबसे पहले हटा ही देना है। फिर सेकंड, टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड एंड टू टेक नेसेसरी मेजर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, ये सही है, ये होना ही चाहिए। फिर सेकंड देखते हैं हम लोग, थर्ड देखते हैं, टू इंश्योर हेल्थ कंडीशंस ऑफ द कस्टमर्स। हेल्थ तो डॉक्टर देखेंगे, हेल्थ कोई बिजनेस तो देखेगा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए हमारा राइट आंसर अपने आप आ गया। सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ हमारा राइट हो जाएगा। दिस इज सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। टू इंश्योर द प्रोडक्ट सप्लाइड हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट, कुछ टाइप का एलर्जी नहीं होना चाहिए कस्टमर को अगर वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बिजनेस का। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड एंड टू रिड्रेस दी जेन्यून ग्रीवेंसेस, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम वगैरह क्रिएट होता है, कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह होता है, यही डिस्प्यूट को, कंज्यूमर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, राइट। सो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग आर दी स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेस। कौन कौन सा मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेस का पार्ट है? सबसे पहले तो स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स होता है, किसी भी चीज़ का हम लोग एक स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, है ना। सो सबसे पहले तो हमारा सेकंड होगा, सेकंड यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी है। फिर मेजर, हम लोग स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिए, उसके बाद मेजर करेंगे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको, उसके बाद उस चीज़ को कंपेयर करेंगे। दूसरा, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है दूसरे परफॉर्मेंस को, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड्स विच इज़ बीइंग सेट, ये हो गया। एंड फिर हम लोग फाइनली लेंगे कोई भी करेक्टिव एक्शन लेंगे फ्रॉम दी स्टैंडर्ड्स, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस फ्रॉम दी स्टैंडर्ड्स। अगर स्टैंडर्ड मीट नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस को हम लोग जज भी कर रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं, उसके बाद भी परफॉर्मेंस मीट नहीं हुआ है, तब लास्ट में जा कर के हम लोग एक्शन लेंगे। तो अगर एक्शन से भी हम लोग देखें तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी ही राइट हो रहा है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ट्राई सॉल्विंग दिस आउट। मैच द फॉलोइंग है, कन्वेक्शनल HRM एक तरफ है एंड स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक तरफ है। सो इसका देखिए, सबसे पहले स्टाफ स्पेशलिस्ट
ये लाइन मैनेजर्स के साथ होगा। स्लो एंड रिएक्टिव ये हो जाएगा फास्ट एंड प्रोएक्टिव। सो हमारा यहाँ का ऑप्शन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ए का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए का हमारा 3 हो जाएगा ऑप्शन। फिर बी का स्लो एंड रिएक्टिव फास्ट एंड प्रोएक्टिव, बी का हमारा 1 हो जाएगा। सी का कैपिटल एंड प्रोडक्ट्स एंड पीपल एंड नॉलेज, सी का 2 है। एंड डी का हमारा इन्वेस्टमेंट, डी का इन्वेस्टमेंट। सो ये हमारा राइट आंसर है। सो इग्नोर कीजिए ये सब जो भी लिखा हुआ है। अब देखिए स्टाफ स्पेशलिस्ट, ये जो स्टाफ स्पेशलिस्ट है ना, स्टाफ स्पेशलिस्ट, सो इन कन्वेक्शनल एचआरएम एचआर वर्क इज़ मोस्टली हैंडल्ड, पहले के ज़माना में एचआर वर्क हैंडल किया जाता था स्टाफ स्पेशलिस्ट के द्वारा, बट अभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो गया है टू द लाइन मैनेजर्स, क्योंकि एचआर हैज़ बिकम द डेली बिजनेस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हो चुका है, इसलिए वो लाइन मैनेजर्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है। पहले स्टाफ जो थे स्पेशलिस्ट, जो लोग स्पेशलाइज करते थे, वो लोग एचआर का वर्क को संभालते थे, बट अब लाइन मैनेजर्स के पास ये आ गया है। पहले का एचआरएम क्या था, स्लो एंड प्रोएक्टिव, यहाँ पर ही है स्लो एंड रिएक्टिव। पहले वो लोग रिएक्ट कर लेते थे, पहले सोचते समझते नहीं थे, रिएक्ट करते थे, बट अभी क्या हो गया है, फास्ट एंड प्रोएक्टिव हो चुका है, राइट। कन्वेंशनल एचआरएम यूजुअली रिएक्ट्स आफ्टर द प्रॉब्लम हैव अराइजन, पर एचआरएम एंटिसिपेट्स फ्यूचर नीड्स एंड एक्ट्स इन वेरी एडवांस, बहुत एडवांस में वो लोग काम करते हैं। कैपिटल एंड प्रोडक्ट्स, कन्वेंशनल एचआरएम में फोकस क्या था, कैपिटल क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है, ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह कितना लग रहा है। बट अभी ज़्यादातर मैनेजर्स लोग एम्प्लॉयज़ लोगों को अच्छा ट्रीट करते हैं, उनका नॉलेज का बेसिस पर, उनके स्किल सेट के बेसिस पर ट्रीट किया जाता है, एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ बीइंग ट्रीटेड एज एन एसेट, राइट। फिर लास्टली आता है हमारा कॉस्ट सेंटर। सो कन्वेंशनल एचआरएम में क्या था कि कॉस्ट सेंटर, क्यों एचआरएम को कॉस्ट सेंटर कहा गया था, क्योंकि उस समय ऐसा थिंकिंग प्रोसेस था कि दैट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फालतू का एक खर्चा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर अगर दिमाग लगाना पड़े तो। बट अभी ऐसा सोच जाता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट है, ताकि लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम के लिए जो भी ह्यूमन एम्प्लॉय है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग अच्छे से काम कर पाए, वो लोग रिटेन रहे, हमारे लॉन्ग टाइम कस्टमर बने, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ग्रोथ हो। सो ये वाला चीज़, सो थिंकिंग प्रोसेस में पूरा चेंज आ चुका है। सो यही है हमारा ऑप्शन, ठीक है। सो दिस वाज द राइट ऑप्शन। सो ठीक है, फिर दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।